नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर। इस सब्जेक्ट के ऐसे ही मैक्सिमम टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वह आप जरूर देखें। यदि आप ऐसे ही टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसकी डाउनलोडिंग प्रोसेस और ज्वाइन करने की कंप्लीट प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे रखी है। उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करें, उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप इसका फायदा ले सकें। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको एयर कूल्ड कंडेंसर का डायग्राम बना दिख रहा होगा। इसकी वर्किंग समझेंगे, कंस्ट्रक्शन समझेंगे, कंप्लीट पूरी प्रोसेस समझेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि कंडेंसर कहां पर उपयोग होता है और कैसे काम करता है। तो चलते हैं, सबसे पहले कंडेंसर को समझ लेते हैं। तो यहां पर जो डायग्राम लिया है मैंने समझाने के लिए, वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो यहां पर हम समझते हैं सबसे पहले ये जो कहां पर लगा रहता है कंडेंसर। तो यहां पर आपको एक कंप्रेसर लिखा दिख रहा होगा और एक कंडेंसर यहां पर बना हुआ है और यहां पर एक एक्सपेंशन वाल्व लिखा हुआ है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कंप्रेसर और जो एक्सपेंशन वाल्व है इसके बीच में कंडेंसर लगा रहता है। तो याद रहेगा, हमारा कंप्रेसर के बाद क्या लगा रहता है? कंडेंसर लगा रहता है, और एक्सपेंशन वाल्व के पहले लगा रहता है। इतना हमें याद रखना है। अब दूसरा, यहां कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, तो थोड़ी सी वर्किंग आप लोग इसकी समझते होंगे कि जो हमारा एवोपरेटर होता है, इसके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वह किसमें, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मतलब एवोपरेटर के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जब वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं फिर? जो वेपर है वह हाई टेम्परेचर की हो जाती है। कैसी? हाई टेम्परेचर की जो वेपर होती है वह जब एवोपरेटर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले कहां जाती है? कंप्रेसर के अंदर जाती है। कंप्रेसर के अंदर कैसी वेपर आती है? हमारी हाई टेम्परेचर वाली आती है। लेकिन कंप्रेसर में आने किससे पहले उसका प्रेशर लो रहता है। तो जैसे ही कंप्रेसर के अंदर आती है तो कंप्रेसर के अंदर ऑलरेडी हाई टेम्परेचर की वेपर रहती है। कंप्रेसर क्या करता है? उस हाई टेम्परेचर की वेपर के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि लो प्रेशर की वेपर अंदर आती है। तो कंप्रेसर के अंदर जैसी आई तो वह उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो कंप्रेसर से जब बाहर वेपर निकलती है तो उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है और प्रेशर भी हाई रहता है। तो जो वेपर है वह हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वेपर सीधी कहां जाती है? कंडेंसर के अंदर जाती है। किसके अंदर? कंडेंसर के अंदर जाती है। कंडेंसर का यहां पर फंक्शन होता है उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वेपर को कंडेंस करना। कंडेंस मतलब होता है कि जो हमारा वेपर फॉर्म में लिक्विड रहता है, रेफ्रिजरेंट रहता है, उसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। मतलब वेपर से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये काम कौन करता है? कंडेंसर करता है। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है इसको ध्यान से समझिए। तो जैसे ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर कंडेंसर के अंदर से गुजरती है तो यहां पर हम दो मीडियम यूज करते हैं, या तो एयर का यूज करते हैं या फिर वाटर के यूज करते हैं। तो जो हमारी हाई टेम्परेचर की वेपर होती है उससे उससे कम टेम्परेचर किसका रहता है? वाटर का या फिर एयर का। तो जो हमारी वेपर है जब वाटर या एयर के कांटेक्ट में आती है तो अपनी हीट को वह ट्रांसफर कर देती है, या फिर कह सकते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर होने लगती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी वेपर है उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। तो धीमे धीमे जैसे ही वो हीट को अपनी ट्रांसफर करती जाती है एयर वाटर की ओर, उसका धीमे धीमे टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। वह इस तरह धीमे धीमे क्या हो जाती है? वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इस दौरान उसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रेशर जितना था उतना ही रहता है, सिर्फ टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि अपनी हीट को वह रिजेक्ट कर देती है वाटर में या फिर एयर में, जिसका भी हम यूज करते हैं। तो वह लो टेम्परेचर वाला जो लिक्विड में वेपर कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, वह लिक्विड कहाँ? रिसीवर में पहुंच जाता है। लेकिन उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वह प्रेशर हाई प्रेशर से लो टेम्परेचर से वह लिक्विड का आगे बढ़ जाता है, जो एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जाता है। तो समझ में आया होगा कंडेंसर का फंक्शन। अब चलते हैं, जो जो कंडेंसर होते हैं डिफरेंट टाइप्स की यूज करते हैं उपयोग के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग जो कंडेंसर समझ रहे हैं उस कंडेंसर का नाम है एयर कूल्ड कंडेंसर।
तो चलते ही एयर कूल्ड कंडेंसर को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा एयर कूल्ड कंडेंसर। कंडेंसर का फंक्शन आप समझ गए होंगे। अब जैसा मैंने बताया कि दो मीडियम यूज करते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए, एयर या फिर वाटर। तो यहाँ पर हम जो मीडियम यूज करेंगे वो उसमें एयर का यूज करेंगे, मतलब एयर को हम सर्कुलेट कराएंगे, जो क्या करेगी, जो हमारा वेपर है उसके टेम्परेचर को कम करने का काम करेगी। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम के थ्रू सब कुछ हम समझने की कोशिश करें। ध्यान से सुनते जाएं। जो एयर कूल्ड कंडेंसर है इसके अंदर क्या होता है, जो एयर कूल्ड कंडेंसर इसके अंदर जो हमारे ट्यूब होती हैं उसके अंदर से वाटर फ्लो होता है, ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो होता है और ट्यूब के बाहर एयर सर्कुलेट होती है। जो भी हमारी नेचुरल एयर है वह ट्यूब के बाहर सर्कुलेट होती है और ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो होता है। तो ट्यूब के अंदर से सॉरी वेपर, जो हमारी वेपर फॉर्म में लिक्विड आता है वह फ्लो होता है। तो क्या समझ में आया, जो ट्यूब के अंदर से जो हमारा वेपर है वह फ्लो होगी, उसके बाहर क्या फ्लो होगा, जो हमारी एयर फ्लो होगी। दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वह लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है। तो वह लिक्विड कंटिन्यू कहाँ, जो भी हमारी ट्यूब है उसके अंदर सर्कुलेट होता हुआ धीमे धीमे बाहर निकल जाता है, जो भी हमारा एक्सपेंशन वाल्व है उसकी। अब यहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट डायग्राम दिख रहा होगा, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो हम ट्यूब यूज करते हैं वह लगभग जो उनका डायमीटर रहता है वह 6 mm से कितना 6 mm से 218 mm तक रहता है। कौन सा, जो इसका जो डायमीटर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डायमीटर रहता है। और जो यहाँ पर रो में जमी हुई है ये लगभग 2 से लगभग कितनी रहती है 8 रो के समथिंग अरेंज रहती है। कितनी बताया, ये डायमीटर हो गया, ये इतने लगभग रो में हमारी क्या होती है जमी हुई रहती है। अब यहाँ पर आपको ये जमी हुई इस तरह दिख रही है, इसके साथ यहाँ पर कुछ बार टाइप का लगा है, इसको फिन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो प्लेट रहती है जो प्लेट के रूप में जमी हुई रहती है, जिससे मुड़े नहीं, ट्रैप ना हो। समझ में क्या, ट्रैप ना हो। और जो प्लेट जो बनी रहती है इसको भी ध्यान से समझना, यह किसकी बनी रहती है, जो हमारी कॉपर की बनी रहती है, क्योंकि हीट को ट्रांसफर करने की क्षमता कॉपर के अंदर अच्छी होती है, तो मैक्सिमम कॉपर की बनी जाती है। लेकिन अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट होता है, कौन सा, अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट होता है, इसके लिए किसकी बनी जाती है, स्टील की बनी जाती है। अमोनिया के लिए स्टील की बनी जाती है और नॉर्मल कॉपर की जाती है, क्योंकि कॉपर के अंदर जो हीट को ट्रांसफर करने की क्षमता अच्छी होती है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर जो ये इतना मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट क्या समझेंगे, हम वर्किंग समझेंगे। तो जैसा मैं बताया, सबसे पहले इसका पूरा अरेंजमेंट होता है, जबकि ये जो फिन्स है ये भी एल्युमिनियम की बनी रहती है, क्योंकि इसका वेट लाइट वेट की रहती है, लाइट वेट रहता है एल्युमिनियम का, इसलिए। अब यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है, जो भी हमारा कहां से आता है, एवापोरेटर है, उससे जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आता है वह कहां जाता है, सीधा पाइप के अंदर जाता है, जो एरो के थ्रू यहाँ पर दिख रहा होगा। ये पाइप के अंदर जाएगा, पूरा ऐसा सर्कुलेट होता रहता है, जिस तरह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह सर्कुलेट होता रहता है। और कंटिन्यू कहां तक होता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या हुआ, वेपर फॉर्म में यहाँ पर इंटर करेगा और लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकलेगा। पहली बात ये हमें समझना है। अब इस दौरान ये वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कैसे होगा इसको हमें समझना है। यहाँ पर जो नॉर्मल एयर कैसी होती है, ऐसी ये सर्कुलेट होती रहती है चारों तरफ, इसके अंदर जो पाइप लगे इसके अंदर पूरी एयर सर्कुलेट होती रहती है ऐसे। ठीक है, एयर का टेम्परेचर कम होता है, जबकि ये वेपर फॉर्म में रहती है, यहाँ इसका टेम्परेचर अधिक होता है। तो एयर जैसे ही एयर क्या होती है, किसके कॉन्टेक्ट में आती है, इस पाइप के कॉन्टेक्ट में आती है, जो ट्यूब है इसके कॉन्टेक्ट में आती है। तो जब इसके अंदर जो हाई टेम्परेचर की वेपर जो हमारी फ्लो हो रही थी ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब के बाहर का जो एरिया होता है वह बढ़ जाता है, जो बाहर का एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ट्यूब के बाहर का जो सरफेस होती है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके कॉन्टेक्ट में एयर आती है, एयर का टेम्परेचर कम होता है। तो एयर क्या करती है, उसके कॉन्टेक्ट में जैसे ही ट्यूब में आई वह उसकी अपनी हीट को अपनी ओर ले लेती है। कैसे ले लेती है, क्योंकि हम जानते हैं जो ट्यूब का सरफेस है उसका टेम्परेचर अधिक होता है, तो एयर का टेम्परेचर कम होता है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो हो जाती है, तो एयर भी गर्म होने लगती है। एयर गर्म होने लगती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने से एयर क्या होती है, बाहर की ओर फ्लो हो जाती है एटमॉस्फेयर में। इस तरह बाहर से हमारी नॉन नेचुरल एयर आती रहती है लो टेम्परेचर वाली, और जो हमारी सरफेस से कंटिन्यू टकराती रहती है और धीमे धीमे उसकी हीट को लेती रहती है, बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करती रहती है। और धीमे धीमे क्या होता है, वह जब तक ये बाहर निकलता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एयर के कांटेक्ट में आते आते वह पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है एयर के टेम्परेचर से भी कम हो जाता है या फिर इक्वल हो जाता है।
जिससे वह क्या होता है, वेपर अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो लिक्विड में कन्वर्ट होके वह लिक्विड आगे बढ़ जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ बातें सिर्फ हमें याद रखना। पहली बात हमें याद रखना है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में, वह जो ट्यूब है उसके अंदर फ्लो होता है और एयर बाहर फ्लो होती है। जो एयर है ट्यूब के सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो उससे जो ट्यूब से उसकी सरफेस का टेम्परेचर अधिक होता है और एयर का कम होता है। तो जो हमारी सरफेस से हीट को एयर क्या करती है, जो ट्यूब से ट्यूब की सरफेस वह अपनी हीट को ट्रांसफर कर देता है कहाँ, एयर के लिए। तो एयर गर्म होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वह बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, फिर हो जाती है, फिर से नई एयर आती है और फिर से ऐसे कांटेक्ट में आती है। धीमे धीमे पूरी लिक्विड की सॉरी वेपर की हीट को एब्जॉर्ब करती एयर, और वह धीमे धीमे एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देती है। इस तरह धीमे धीमे वेपर क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और ये धीमे धीमे बाहर निकल जाती है। अरेंजमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह ये फिन्स वगैरह लगी जाती हैं, किस तरह की डायमीटर वगैरह मैंने बता दिया, और रो वगैरह बता दी, किस तरह मटेरियल भी बता दिया है। उम्मीद है आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।